પ્રણામ અને જય જિનેન્દ્ર. આપ સૌનું હાર્દિક અભિવાદન છે. વીરમતીબેન ફકીરચંદ શાહ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ અને ભદ્રેશ શાહ ફાઉન્ડેશન યોજિત આપણી આ પર્યુષણ વ્યાખ્યાનમાળાની 6ઠ્ઠી શ્રેણીના આજના અંતિમ 7મા દિવસે આપ સૌનું અને આપણા આજના વિદ્વાન વક્તા શ્રી અનિલ જૈનનું સ્વાગત કરવા માટે શ્રી ભદ્રેશભાઈ શાહને સૌથી પહેલા આપણે વિનંતી કરીએ. ભદ્રેશભાઈ પ્રગટ થાવ અને એમનું સ્વાગત કરો, સૌનું સ્વાગત કરો. ભદ્રેશ શાહ પ્લીઝ. પ્રણામ, નમસ્કાર, જય જિનેન્દ્ર. સર્વે મિત્રો, ભાઈઓ અને બહેનો, અને ખાસ કરીને આજના આપણા પ્રબુદ્ધ પ્રવચનકાર ડૉક્ટર અનિલ જૈન અને મુંબઈથી જેઓ પાછળથી જોડાઈ શકે છે તે બહુ જ જાણીતા અને બહુ જ માનીતા એવા ડૉક્ટર બિપિનભાઈ દોશી કે જે કદાચ પાછળથી જોડાય સેકન્ડ સેશનમાં, તે તમામનું સ્વાગત છે, ઉષ્માભર્યું અભિવાદન છે. આપણે શરૂ કરીશું એક મનમાં નવકાર મંત્રના ગાનથી. નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયર્યાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો લોએ શવ્વસાહુણમ એષો પંચન મુક્કારો શવ્વપાવપણાશણો મંગળાનંચ સવ્વેસિં પડમં હવૈ મંગલમ. ઓમ હરિહંતાણમ. તો મિત્રો, આજના આ 6ઠ્ઠી પર્યુષણ વ્યાખ્યાનમાળાના છેલ્લા અને 7મા દિવસે आप सर्वेનું हार्दिक स्वागत છે. शायद मैं हमारे साथ संभाजीनगर या तो हमारा पुराना औरंगाबाद से जुटे हुए थोड़े लोग हो सकते हैं जो अनिल जैन के पहचान वाले हो सकते हैं, तो मैं थोड़ा हिंदी में ही बात शुरू से करूंगा. तो सबको आपका मेरा प्रणाम है. जैसे आप जानते हो, मुंबई और अहमदाबाद की तरह से हमने भी आखिरी 6 साल से ये ऑनलाइन व्याख्यानमाला पर्युषण, जब कोरोना था तब से शुरू किया हुआ है. इस साल हमने ऑफलाइन करने की कोशिश की है और हमने पहला दिन, फर्स्ट डे ऑफ दिस पर्युषण व्याख्यानमाला वॉज सेलिब्रेटेड ऑन एज अ ऑफलाइन प्रोग्राम. और सूरत में एक बढ़िया हॉल में हमने वेरी प्रबुद्ध व्याख्यानकार परम पूज्य पन्यास त्रैलोक्य मंडन जी महाराज साहब का हमने पहला व्याख्यान, इसके बाद में 1 घंटे की प्रश्नोत्तरी, और उसके बाद में आखिरी में जो हम हर साल करते हैं वो पर्युषण पर्व स्पर्धाओं यानी कि कॉम्पिटिशन्स, जिसको हमने नाम दिया है द जैन सुपर स्पीकर एंड कल्चरल कॉन्टेस्ट, वो भी आखिरी 6 साल से कर रहे हैं. उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका इनाम वितरण व्याख्यानमाला से पहले के हफ्ते में हम वो पर्युषण पर्व स्पर्धाएं करते हैं और उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ये तीनों साथ में रखे थे. और फिर इसके बाद ये 6 दिन सतत ये ऑनलाइन व्याख्यानमाला हुई. हर रोज के 2 व्याख्यान होते हैं, 8:30 से 9:30, 9:30 से 10:30. आज के व्याख्यान में हमारे साथ जुटे हैं तेरापंथी समाज के श्री अशोक जैन, श्री अनिल जैन फ्रॉम औरंगाबाद या तो संभाजी नगर, नाउ न्यू नेम. तो उनका हार्दिक स्वागत है, आप सबका हार्दिक स्वागत है. अब हम ये फाउंडेशन और ये चैरिटेबल ट्रस्ट से अनेक और भी एक्टिविटी पूरा साल भर करते हैं, जैसे कि गोपीपुरा हेरिटेज वॉक, गोपीपुरा सूरत हेरिटेज वॉक है. फिर हमारी एक एनिमल हॉस्पिटल है जिसको हम कहते हैं वीर प्रीति भगवान महावीर एनिमल केयर सेंटर, जहाँ पे हर पशु पक्षी प्राणी सरीसृप की हम
सारवार करते हैं और फिर उनको फिर वापस कुदरत में छोड़ देते हैं। वो एनिमल हॉस्पिटल है, स्कूल्स है, और अनेक हमारी सतत पूरे 24 कलाक 365 दिन चलने वाली है आरोग्यकीय प्रवृत्तियाँ, शैक्षणिक प्रवृत्तियाँ, सामाजिक प्रवृत्तियाँ और अ, सधार्मिक सविशेष करके प्रवृत्तियाँ, जीवदया की प्रवृत्तियाँ। तो आप हमारे साथ हर हमेश के लिए जरूर जुटिएगा। आपका फिर एक बार अभिवादन करके मैं, आज का आखिरी दिन है तो पहले डॉक्टर अनिल भाई जैन फ्रॉम संभाजी नगर उनका व्याख्यान प्रवचन प्रस्तुत करेंगे, और 9:30 के बाद हम फिर तुरंत जो हमारा चर्चा का कार्यक्रम है वो, और उसके पहले एक ये श्री राकेश जी महाराज साहब की एक क्लिप देखेंगे और उसके बाद तुरंत चर्चा चालू करेंगे। तो नरेश भाई, आप एक छोटा सा परिचय इमीडिएटली देके आप अनिल भाई को चालू करने का रजा दीजिए। जी हाँ, नमस्कार, प्रणाम। अनिल जी प्रणाम। प्रणाम। श्री अनिल जैन जीन रिफ्लेक्सोलॉजी के अनुसंधान करता है। जीन रिफ्लेक्सोलॉजी चिकित्सा का अनुसंधान है। प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति की 13,000 लोगों पर अनुसंधानात्मक कार्य करके जीन रिफ्लेक्सोलॉजी चिकित्सा पद्धति के रूप में आपने प्रस्तुत की है। यह एक निशुल्क चिकित्सा सेवा है और जन जागृति परक शिविरों का आप आयोजन करते हैं। स्वस्थ भारत अभियान में इनके साथ ये रिफ्लेक्सोलॉजी के माध्यम से आप लाखों लोगों तक इलाज पाना संभव नहीं है, लेकिन करोड़ों लोगों को बीमार होने से बचाया जा सकता है, ऐसी फिलॉसफी पे काम कर रहे हैं। आप सुंदर लेखक है। आपका अनुसंधान व शोधों के प्राप्त ज्ञान से आम लोगों तक पहुंचाने के लिए जिन रिफ्लेक्सोलॉजी पुस्तक के माध्यम से आपने प्रकाशित किया है। आपको अनुसंधान व सेवा कार्यों के लिए इंटरनेशनल आइकॉन ऑफ रिफ्लेक्सोलॉजी, योग महर्षि, जेम्स आर्ट अल्टरनेटिव थेरेपी, महाराष्ट्र गौरव, युवा गौरव, समाज भूषण आदि काफी सम्मान मिले हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में विगत 34 वर्षों से आप प्रत्येक वर्ष पर्युषण पर्व के 8 दिनों जिन स्थलों पर संतों का चातुर्मास नहीं होता है, उन स्थलों पर स्वाध्यायी के रूप में जाकर अपनी व संघ के सभी सदस्यों की धर्म आराधना करने में सहभागी बनते हैं। ये बड़ा कार्य है। उनका सामाजिक कार्य, सबकी सेवा में सबको प्यार व जियो और जीने दो के सिद्धांत पर कार्य करने वाली आपकी संस्था महावीर इंटरनेशनल मेट्रो सिटी के संस्थापक अध्यक्ष व वर्तमान में महावीर इंटरनेशनल मध्य महाराष्ट्र के संभागीय अध्यक्ष के रूप में आप कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे प्रबुद्ध जन हमारे साथ है। अनिल जी, आपको प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े हैं। कृपया आप आपकी बातें शुरू करें। जय जिनेन्द्र। अनिल जी शुरू करें इस पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अलकाबेन सांकड़ा जी के, जिसने आपको हमें मिलाया है, और अलकाबेन शायद होंगे भी, मालूम नहीं है, लेकिन हम जरूर उनका धन्यवाद प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू वेरी मच। देखिए, पर्युषण पर्व का एक माध्यम लेकर आप जो प्रवचन की श्रृंखला चलाई है, और इसमें हम किस प्रकार से हमारी आध्यात्मिक साधना कर सकते हैं, उसके लिए हर एक वक्ताओं ने एक प्रयास किया है, और आपने जो एक महत्वपूर्ण कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया है कि अलग अलग वक्ताओं को आमंत्रित किया है। इसके लिए मैं आपका और आपकी पूरी टीम का दिल से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार के कार्य का आप आयोजन कर रहे हैं, पिछले कई सालों से कर रहे हैं, और आज भी आप कंटिन्यू 7 दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा है। उसी कड़ी में पर्युषण पर्व हमारी आत्मा की साधना का एक महत्वपूर्ण मार्ग होता है, जिसमें हम आत्मा की साधना आसानी से कर पाते हैं। लेकिन आज हम वर्तमान में देखते हैं कि जब भी आपके सिर में दर्द होता है, आपके शरीर में कोई तकलीफ होती है, तो सबसे पहले छुट्टी होती है हमारी धर्म साधना की,
और हम छोड़ देते हैं कि नहीं आज मुझे उपवास नहीं करना है, आज हमें व्रत नहीं करना है, आज हमें धंधा नहीं करना है, प्रवचन की छुट्टी हो जाती है। लेकिन ऐसे समय में अगर हम एक ऐसी चिकित्सा पद्धति, मैं तो कहूँगा निर्विघ्न चिकित्सा पद्धति, अहिंसक चिकित्सा पद्धति, और वो ऐसी चिकित्सा पद्धति जिस चिकित्सा पद्धति में डायग्नोसिस हो जाता है, साथ ही साथ ट्रीटमेंट भी हो जाता है, तो इस चिकित्सा को अगर हम आत्मसात करते हैं तो हमारी साधना आराधना, जिस लक्ष्य की ओर हम अग्रसर होना चाहते हैं उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा शरीर एक साधना के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से एक सागर को पार करने के लिए एक नाविक एक नौका का सहारा लेता है, वैसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर साधना करनी होती है तो वो शरीर एक नौका की तरह होता है, तो उससे भी हमें क्या करना पड़ता है, सार करना पड़ेगा, उसकी भी मतलब देख रेख करना जरूरी होता है। तो उसी को करने के लिए आज हमारे पास विश्व के अंदर 200 चिकित्सा पद्धतियां हैं जिससे हम इलाज कर सकते हैं, जिससे हम अलग प्रकार के लोग फायदा लेते हैं। लेकिन उन सब के अंदर एक ऐसी चिकित्सा पद्धति जो आज से 2000 साल से लेकर 2011 तक एक अनुसंधान का कार्य किया गया, रिसर्च का काम किया गया, और उस चिकित्सा पद्धति को नाम दिया गया है जिन रिफ्लेक्सोलॉजी। तो आइए हम जानते हैं कि जिन रिफ्लेक्सोलॉजी क्या है, किस प्रकार की चिकित्सा पद्धति रही हुई है, और किस प्रकार से इस चिकित्सा पद्धति का वर्तमान के अंदर अभूतपूर्व वरदान के रूप में रखा गया है। तो क्यों रखा गया है, उसके पीछे क्या कारण रहा हुआ है। तो आइए इन्हीं सभी प्रश्नों का विराम देते हुए मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा कि हम भारत देश एक गौरवशाली देश रहा हुआ है। वर्तमान प्राचीन काल में इस देश को सोने की चिड़िया कहा था। उसके पीछे क्या कारण रहा हुआ है, उसके पीछे कारण रहा हुआ था कि हम हम जो है, सबसे बड़ी बात है कि हम ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे थे। आपने सुना है कि विदेशों से लोग ज्ञानार्जन करने के लिए इस देश में आते थे। उसके बाद दूसरा हमारा जो महत्वपूर्ण बिंदु था, हम व्यापार के क्षेत्र में आगे थे। और दूसरी बात जो रही हुई है कि हम आरोग्य के क्षेत्र में सबसे आगे थे, क्योंकि भारत देश, जिस देश की संस्कृति ने हमेशा इस बात पे जोर दिया है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी हमारे शरीर में बीमारी नहीं आने देना, यही हमारा उद्देश्य रहा हुआ है। और उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए ही हमारी इस प्राचीन कालीन परंपराओं के अंदर इस चिकित्सा पद्धति को आत्मसात किया गया था। आज हम देखते हैं कि प्राचीन कालीन लोग विज्ञान पे विश्वास नहीं करते थे, वो विश्वास करते थे कि हमारी परंपराओं के ऊपर, विश्वास करते थे हमारे धर्म के ऊपर। तो प्राचीन कालीन विद्वानों ने क्या किया, जो भी विज्ञान जो हमारे शरीर के लिए योग्य था, जो भी विज्ञान हमारे परिवार के लिए योग्य था, उन सबको उन्होंने परंपराओं के साथ जोड़ दिया, धर्म के साथ जोड़ दिया। तो ऐसे ही कुछ परंपराओं की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहली बात आपने देखा होगा, महाभारत काल के अंदर आपने देखा है कि जिस प्रकार से रामायण काल के अंदर कि बड़े बुजुर्ग जब हमारे घर के अंदर आते थे तो उनके पाँव को धोया जाता था, है ना। क्यों धोया जाता था, उसके पीछे कारण क्या है? कारण यही था कि दिन भर की जो थकान होती थी वो दूर हो जाती थी। क्यों होती थी कि पाँव के अंदर हमारे शरीर के सारे प्रतिबिंब के अंदर समाये हुए हैं, और उन केंद्रों को जब हम दबाव देते थे तो उससे क्या होता था कि हमारे शरीर के प्रतिबिंब के अंदर दबने से हमारे शरीर के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती थी और थकान सारी दूर हो जाती थी। तो ये एक कारण रहा हुआ था कि बड़े बुजुर्गों को पैर धोने की प्रथा के माध्यम से। उसके बाद दूसरी अगर हम परंपरा की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भारत देश के अंदर आभूषणों का बहुत ज्यादा महत्व रहा है। यानी कि हम कहें कि विभिन्न प्रकार के आभूषण धारण करने की प्रथा है। कहाँ है? जहां पांव में पायल, हाथ में कंगन, वो माथे पे बिंदिया। ये इस देश की परंपरा में हम विभिन्न प्रकार के आभूषण धारण करते हैं। इसके पीछे कारण क्या रहा है? तो इसके पीछे जब हम कारण करते हैं, जानते हैं, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये आभूषण हमारे सौभाग्य के प्रतीक नहीं है, सौंदर्य के प्रतीक नहीं थे, बल्कि इसमें छुपा हुआ सीक्रेट ऑफ रिफ्लेक्सोलॉजी। जिन जिन स्थानों के ऊपर हम आभूषण धारण करते थे वहां पर हमारे कुछ बिंदु आए थे और वो दबते रहते थे, पर हम स्वस्थ और निरोगी जीवन जीते आए थे। तो इस प्रकार की परंपराएं हमारे इस देश के अंदर विद्यमान थी। एक बात और मैं आपकी ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा, बचपन में हम कोई चीज भूल जाते थे तो अध्यापक लोग हमें क्या करते थे, चलो साइड में खड़े हो जाइए और क्या करिए कि दोनों कान पकड़कर खड़े होना है और उठ बैठ करना है। अब ये परंपरा के अंदर उस समय अध्यापक को इसका विज्ञान नहीं मालूम था,
वो तो सिर्फ एक सजा के तौर पर विद्यार्थी को देता था, और विद्यार्थी को भी इसका विज्ञान नहीं मालूम था। वो भी सोचता था कि मुझे सजा में खड़ा किया है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा रहस्य रहा हुआ है। क्या रहस्य रहा हुआ है? आज विज्ञान ने इसके ऊपर रिसर्च किया है और सिस्टम को, इस टेक्निक को नाम दिया है सुपर ब्रेन योगा। अब ये क्यों है सुपर ब्रेन योगा? इस टेक्निक में क्या होता है? ये कान के अंदर हमारे शरीर के प्रतिबिंब केंद्र रहे हुए हैं, और यहाँ पर हमारा ब्रेन का प्रतिबिंब केंद्र रहा हुआ है, और इस केंद्र को आप दबाते हैं, एक्टिवेट करते हैं, तो हमारा ब्रेन एक्टिव होता है, हमारी मेमोरी बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है। तो ये ऐसा भी किया जा सकता था, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों दबाया जाता है? इसका भी एक बहुत बड़ा साइंस रहा हुआ है, जिसका नॉलेज हमारे विद्वानों को था। उन्होंने पता लगाया था कि हमारा शरीर भी मैग्नेटिक फील्ड रहा हुआ है। किस प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड रहा हुआ है? हमारे राइट साइड पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड नेगेटिव है। तो ये जब मैग्नेटिक सिस्टम है, तो इसका मैग्नेट का फायदा हम कैसे ले सकते हैं? चाहे वो हाथ जोड़कर जब हम खड़े रहते हैं, अभिवादन करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जब हम नेगेटिव और पॉजिटिव जोड़ते हैं तो हमारे शरीर का बैलेंस तैयार होता है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब हम इस डायरेक्शन के अंदर पॉइंट करते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव को नेगेटिव की किरणें देंगे और नेगेटिव को पॉजिटिव की किरणें देंगे कि हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। तो इस प्रक्रिया को हम करते हैं। और जब उठ बैठ करने की प्रक्रिया क्यों की जाती है इसके साथ में, तो उसके पीछे भी कारण क्या रहा हुआ है? तो कारण रहा हुआ है कि जब हम उठ बैठ करते हैं तो हमारे शरीर के 7 चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। क्यों होते हैं एक्टिवेट? एक तो क्या होता है, हमारा हार्ट पंपिंग का काम करता है। जब हम उठ बैठ करने की प्रक्रिया करते हैं तो हमारी काफ मसल्स भी उस पंपिंग की प्रक्रिया में सहयोगी बनते हैं और हमारे हार्ट को कम काम करना पड़ता है। तो इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर इस प्रकार की परंपराएं, इस प्रकार के सिस्टम्स प्राचीन काल में चलते आए थे। और आज जब हम रिफ्लेक्सोलॉजी की बात करते हैं, ये वर्ड शब्द विदेशी जरूर हो सकता है, लेकिन भारत के अंदर इस सिस्टम की सबसे ज्यादा महत्व बताया गया है। चरण से लेके चैतन्य की यात्रा कही गई है कि पाव को इतना महत्व दिया जाता है कि आप देखते हैं कि पाव के अंदर जो प्रतिबिंब केंद्र दबाने की जो प्रक्रिया का प्राचीनतम छायाचित्र अगर देखना चाहते हैं तो हमने देखा है कि विष्णु जी और लक्ष्मी जी का छायाचित्र ये प्रदर्शित करता है कि विष्णु जी लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनके पैरों को दबा रही है, और ये बता रही है, ये संदेश दे रही है कि अगर हमने अपने पैरों की ओर ध्यान दिया, अगर हमने पैरों को रिलैक्स किया, तो आपका निरोगी जीवन जी सकते हैं, आपका आयुष्य भी लंबा हो सकता है। तो ये हमारी प्राचीनता को दर्शाता है रिफ्लेक्सोलॉजी। लेकिन आज वर्तमान युग के अंदर, आज से 105 साल पहले यूनिक किंगडम अमेरिका यूएसए के जो ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, उन्होंने इस चीज को, जो हमारा प्राचीन ज्ञान था, विज्ञान था, क्योंकि आपने देखा है कि भारत एजुकेशन के क्षेत्र में आगे था, मैंने बता चुका हूं, और उसको हम देखे भी है कि जहां पर हमने आकाशगामी विद्या की जब बात करते हैं, तो जहां पर विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका था कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए आकाशगामी विद्या का प्रयोग किया जाता था। उसके साथ ही विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका था कि आपने देखा है महाभारत काल के अंदर कि जब धृतराष्ट्र महलों में बैठे हुए थे और उसका पूरा युद्ध का लाइव वर्णन उन्हें केवल मतलब महलों में बैठे बैठे दे रहा था संजय। ये सब कैसे संभव हो पाया था? उस समय इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं था, उस समय के अंदर सैटेलाइट सिस्टम नहीं था, उस समय मोबाइल सिस्टम नहीं था, लेकिन फिर भी ये सब कुछ संभव हो पाया था उस ज्ञान के कारण, उस विज्ञान के कारण जो हमारे पास भी था। तो वो आज ज्ञान और विज्ञान आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उससे भी बेहतरीन विज्ञान मतलब प्राचीन काल में था, जो आज का जो हम कहते हैं ना मोबाइल सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम, आज अभी हमारे यहाँ और सांचौर के अंदर लाइटें चली गई है, सारा सिस्टम फेल हो चुका है, हम कुछ भी नहीं कर पा सकते। लेकिन प्राचीन काल का जो विज्ञान था वो विज्ञान लाभदायक था और आज का विज्ञान विनाशकारी था। तो अब हम बात करते हैं कि जब चिकित्सा के क्षेत्र की बात करते हैं तो विश्व को सबसे महत्वपूर्ण देन आयुर्वेद शास्त्र की जब हम बात करते हैं, हजारों साल पहले ऐसे ग्रंथ लिखे गए हैं जिन ग्रंथों में बता दिया गया है कि आपको सुबह क्या खाना चाहिए, दोपहर में क्या खाना चाहिए, शाम में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, किस पदार्थ के साथ क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारी बातें
बिना किसी मशीनरी के, बिना किसी सूक्ष्मदर्शी लैब के, इतना सटीक जानकारी उनके पास में थी जो आज के विज्ञान के पास जीरो है। आज बड़े से बड़े डॉक्टर के पास आप जाएंगे ना, पूछेंगे कि मुझे ये तकलीफ है, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो वो आपको सिर्फ सिंपल सा जवाब देंगे कि आप कुछ भी खाइए, कैसे भी जीवन शैली जिए, लेकिन ये मेडिसिन जरूर खाइए। बस इससे ज्यादा नॉलेज उनके पास में नहीं रहा हुआ है। लेकिन हमारा जो प्राचीन कालीन विज्ञान था, बहुत सशक्त था। हम जब देखते हैं कि प्राचीन काल के अंदर एक गांव में एक वेदराज जी हुआ करते, और वो नाड़ी देखकर आपको बता देते कि आपको क्या तकलीफ है। बताते ही नहीं थे, बल्कि एक वेदराज जी गांव में होकर पूरे गांव के लोग निरोगी जीवन जीते थे। लेकिन आज इस वर्तमान काल के अंदर आपके शहर में हर प्रकार के विशेषज्ञ उपलब्ध है, चाहे हार्ट स्पेशलिस्ट है, ईएनटी स्पेशलिस्ट है, चेस्ट स्पेशलिस्ट है, किडनी स्पेशलिस्ट है, ये सारे विशेषज्ञों की लाइन लगी हुई है। लेकिन एक भी व्यक्ति ये दावे के साथ नहीं कह सकता है कि मैं निरोगी जीवन जी रहा हूं, बिना औषधि के जीवन जी रहा हूं। यह है आज के विज्ञान की कमी, यह है आज के विज्ञान की खामी। लेकिन आज हम इसी युग के अंदर इस प्रकार का जीवन जी सकते हैं, बिना औषधि के, बिना किसी मेडिसिन के और बिना किसी साइड इफेक्ट के जीवन जी सकते हैं। कैसे जी सकते हैं? तो उसके लिए आज हमारे पास में वही प्राचीन कालीन जो विज्ञान रहा है, उस विज्ञान के माध्यम से हम अपने जीवन को निरोगी जीवन बनाए में सक्षम है। तो जैसे कि मैंने बताया कि आयुर्वेद विश्व की एकमात्र ऐसा सिस्टम था जिसमें परफेक्ट डायग्नोसिस होता था। आज बड़े से बड़े डॉक्टर, आप उस चिकित्सक के पास जाते हैं, वो आपको पूछता है कि आपको क्या तकलीफ है। लेकिन जिन रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट के पास आप जाते हैं, सिंगल सवाल आपको नहीं पूछता है कि आपको क्या प्रॉब्लम, बल्कि वो आपको डायग्नोसिस करके बता सकता है कि आपको क्या तकलीफ है। तो इस प्रकार का नॉलेज, इस प्रकार का विज्ञान हमने पिछले 35 सालों के अंदर रिसर्च का कार्य किया है, अनुसंधान का कार्य किया है, और उसके अंतर्गत पूरे देश में 200 से ज्यादा चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया है, जहां पर हमने डाटा कलेक्शन का काम किया है। आज किसी भी चिकित्सा क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा महत्व होता है क्लिनिकल डाटा का महत्व होता है, और उसके लिए हमने लाखों रुपए की टेक्नोलॉजी खर्च की है और उसके साथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया है ऐसा कि जिसके माध्यम से हम एक पेशेंट का पूरा डाटा कलेक्शन करते हैं, और जैसे ही पेशेंट का फाइल बनती है, डायग्नोसिस तैयार होता है, तुरंत उसको ईमेल चला जाता है, और उसके अंदर उस व्यक्ति को क्या जीवन शैली फॉलो करना है वो भी चला जाता है। तो अब हम देखते हैं कि आज हम देखते हैं कि हर जगह कोई भी व्यक्ति चिकित्सा के क्षेत्र की जब बात करते हैं, तो जो जिस चिकित्सा पद्धति का जानकार होगा, अगर आप आयुर्वेद वाले के पास जाएंगे वो बोलेगा कि नहीं मेरी चिकित्सा पद्धति सर्वश्रेष्ठ है। सुजोग वाले के पास जाएंगे वो बोलेगा मेरी थेरेपी अच्छी है। अगर कोई आदमी समझिए योगा के पास जाएगा, वो बोलेगा मेरी थेरेपी अच्छी है। तो अब कौन सी चिकित्सा पद्धति विश्व की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति बन सकती है? तो उसके लिए क्या कहा गया है कि 5 हेल्थ केयर पॉलिसीज बताई हुई है हमारे प्राचीन विद्वानों ने, और उन विद्वानों की 5 जो हेल्थ केयर पॉलिसीज है उसके ऊपर आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, और अध्ययन करने पर आप पाएंगे कि वास्तव में कौन सी चिकित्सा पद्धति सही रही हुई है और कौन सी सही नहीं है। तो उसके अंदर सबसे पहली बात कही है, प्रिवेंटिव की बात कही है कि जो बीमारी की रोकथाम करने में सहायक हो। तो ऐसी कौन सी चिकित्सा पद्धति है जो बीमारी की रोकथाम करने में सहायक है? तो हमने इन 33 सालों के अंदर कुछ रिसर्च और अनुसंधान करने से हमने एक 21 टिप्स की एक पूरा सेमिनार बनाया है 90 मिनट्स का। उसके अंदर हम बताते हैं कि आपको कौन सी जीवन शैली फॉलो करना चाहिए जिससे आप बीमार नहीं पड़े। और उस अभियान के लिए हमने पूरे देश के अंदर अभी तक 146 सेमिनारों का आयोजन सफलतापूर्वक किया जा चुका है। तो उन सेमिनारों से हम ये लोगों को बोलते हैं कि अगर इन नियमों का आप पालन करेंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। फर्स्ट हेल्थ केयर पॉलिसीज है प्रिवेंटिव, जिसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। अभी हम दूसरी हेल्थ केयर पॉलिसीज की बात करते हैं जिसमें बताया गया है। तो दूसरी हेल्थ केयर पॉलिसीज जो बताई गई है वो है हमारी प्रिवेंटिव, यानी कि आपकी गलत खान पान से, गलत जीवन शैली से अगर आपकी कोई बीमारी आपके शरीर में आ गई है तो आपका रोग निदान सही होना चाहिए। अगर आपके शरीर में क्या तकलीफ है इसकी जानकारी नहीं होगी तो हम इसका इलाज करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। तो वो पता लगाने के लिए आज हम देखते हैं, तो अभी हम देखते हैं कि वर्तमान काल में विश्व में ऐसी कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है जिसमें परफेक्ट डायग्नोसिस किया जा सकता है।
आयुर्वेद की बात। और वो आयुर्वेद के जो वेद राज्य की जो बात करते हैं ना, वो वेद राज्य अभी नहीं रहे, बहुत सीमित हो चुका वो नॉलेज। लेकिन उस चिकित्सा पद्धति के बाद विश्व में एकमात्र चिकित्सा पद्धति है जिन रिफ्लेक्सोलॉजी, जिसमें पूछा नहीं एक भी सवाल और बता दिया रोगी का हाल। तो इस प्रकार की चिकित्सा पद्धति, यानी कि आपके मुंह में छाले हैं, आपके गर्दन में कौन से गर्दन में मनके में तकलीफ है, उसका परफेक्ट डायग्नोसिस करके बताएगा। अगर आपने एमआरआई रिपोर्ट जांच की है, एक्सरे रिपोर्ट जांच की है, सीटी स्कैन भी किया है और उसकी रिपोर्ट से जांच करेंगे, तो आप चाहेंगे कि जिन रिफ्लेक्सोलॉजी की रिपोर्ट इतनी एक्यूरेट पाई गई है, जिसमें परफेक्ट डायग्नोसिस किया गया है। और यहां तक कि हम बताते हैं कि एक व्यक्ति है, यानी कि तीन चीजें हैं। एक तो है कि आज व्यक्ति जिस बीमारी से ग्रसित है, एक तो एक्चुअल प्रॉब्लम जो आज जिस व्यक्ति से ग्रसित है वो इसमें मालूम पड़ जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात प्लस पॉइंट क्या है कि हमारे शरीर में कोई भी बीमारी है एक दिन में नहीं आती है, कई सालों में आती है, कई महीनों में आती है, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ती है। लेकिन उन बीमारियों को अपने शरीर में शुरुआत होते ही नेट चालू नहीं है, नेट नहीं चालू है, चलो कितने बजे काटेंगे? फिर 15 बजे। हेलो, आवाज आ रही है? हम आपको सुनते हैं, यदि आपका आवाज आ रही है तो चालू रखिए। ठीक है, ओके ओके ओके, आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया है। यस। तो अभी हम बात कर रहे थे कि जब हम किसी चिकित्सक के पास जाते हैं तो वो आपको पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है, और जिन रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट आपको हर प्रॉब्लम बता देता है कि आपको क्या क्या तकलीफ है। जैसे हम देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का हीमोग्लोबिन कम है, अगर किसी व्यक्ति का यानी कि आरबीसी कम है, तो इस चिकित्सा पद्धति चिकित्सक आपको बता देगा कि आपको ये प्रॉब्लम चल रही है और ये आपको तकलीफ है। इसके अलावा अगर आपके यानी कि किडनी की प्रॉब्लम्स है, हार्मोनल्स की प्रॉब्लम्स है, तो कोई भी तकलीफ हो तो व्यक्ति की परफेक्ट डायग्नोसिस हो जाएगा। उसके बाद जब हम पोटेंशियल एक्चुअल प्रॉब्लम बता दें, उसके बाद आने वाली संभावित प्रॉब्लम्स। अब जैसे किसी व्यक्ति के, एक पेशेंट हमारे स्टूडेंट के पास आया, उसका डायग्नोसिस किया गया, डायग्नोसिस करने के बाद में मालूम हुआ कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम थी, नहीं मतलब डिटेक्ट हो गई। तो हमने, हमारे जो चिकित्सक स्टूडेंट चिकित्सक थे, उन्होंने कहा कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स है, तो आप थोड़ा सा केयर करिए। वो 34 साल का युवा था, उसने कहा नहीं मुझे तो कोई तकलीफ है ही नहीं, हार्ट की प्रॉब्लम है ही, और वो चला गया। उसके बाद में 8 दिन के बाद में उस व्यक्ति का फोन आता है हमारे थेरेपिस्ट के पास में, और वो कहता है कि आपका डायग्नोसिस परफेक्ट था, आज मेरा एंजियोप्लास्टी हो चुका है, अगर मैं आपकी बात मान लेता तो उस बीमारी से बच सकता था और मुझे किसी भी प्रकार की ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो इस प्रकार से लाखों लोगों को जीवन को रोशन करने वाली चिकित्सा पद्धति है जिन रिफ्लेक्सोलॉजी रही है। तो अब ये जो जिन रिफ्लेक्सोलॉजी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब रही बात तीसरी, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बात करेंगे, जिसमें बताया गया है कि हम डायग्नोसिस हो गया, लेकिन अब डायग्नोसिस करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बीमारी का पता लगना ही पूर्णता नहीं है, बल्कि उसका इलाज भी होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ने खाना खाया है और उसका भूख नहीं मिटे, वो खाना कुछ काम का नहीं। अगर पानी पिए और प्यास नहीं मिटे, वो पानी भी कुछ काम का नहीं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि अगर इसके परिणाम अगर अच्छे नहीं आते हैं, इसके रिजल्ट फास्ट नहीं मिलेंगे, तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन उसके लिए इसके ऊपर बहुत प्रयास किया गया कि कैसे हम रिजल्ट फास्ट ला सके। तो उसके लिए हमने डायग्नोसिस के अंदर जब पॉइंट प्रेशर के साथ साथ मैग्नेटिक थेरेपी को इसके साथ जोड़ा है, इसको साथ जीवन शैली को जोड़ा है, और ये सब इंटीग्रेटेड किया है और इसको आपके सामने रखा है। तो इसलिए इस चिकित्सा पद्धति के अंदर हमने क्या किया है, देखिए इसका नाम रखा हुआ है जिन रिफ्लेक्सोलॉजी। पहले हमने जब इस चिकित्सा पद्धति का 2000 से लेकर 2011 तक एक अनुसंधान का काम किया, 13,000 लोगों पर रिसर्च किया गया, और रिसर्च करने के बाद में आज जब हम बात करते हैं ना, तो ये जो पूरे विश्व के अंदर चिकित्सा पद्धति की बात करते हैं, तो जहां पर
ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये चार्ट आप देख रहे हैं, इस चार्ट के अंदर क्या किया गया है कि ऐसे विभाग बनाए हुए थे पहले कि भाई यहाँ पर ये ऑर्गन्स आया हुआ है, ये ऑर्गन्स आया हुआ है। वर्ल्ड में रिफ्लेक्सोलॉजी के ऊपर 150 से ज्यादा किताबें लिखी गई है, और उन सब 150 से ज्यादा जो किताबें लिखी गई है ना, उन चिकित्सा पद्धति के अंदर क्या किया गया उन्होंने कि ये बताया गया है कि पॉइंट की पोजीशन के अंदर एरिया बताया गया है, और सबके अंदर पॉइंट पोजीशन अलग अलग थी। तो 2000 के अंदर हमारे एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया कि आप जो पॉइंट की पोजीशन बता रहे हैं ना, तो मेरे किताब के अंदर पॉइंट की पोजीशन अलग है, ये ऐसा है, क्यों है? तो उस समय, उससे पूर्व मैंने ये सारी किताबें पढ़ चुका था, लेकिन कभी मेरे मस्तिष्क में नहीं आया कि इसमें पॉइंट की पोजीशन अलग है, इसमें अलग है। मैंने जो गुरु से सीखा था वही मैं लोगों को सिखा रहा था, वही कर रहा था, लेकिन उस प्रश्न ने मेरे जीवन की दिशा और दशा बदल दी। उसके बाद हमने देश के सभी चिकित्सक, उस समय जो विशिष्ट चिकित्सक थे, सीनियर चिकित्सक थे, उनसे हमने बातचीत की तो और कहा कि हम क्यों नहीं एक अनुसंधान का कार्य करना चाहिए। लेकिन सभी ने कहा कि नहीं, हम तो इतने सालों से कार्य कर रहे हैं, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। और हमने छत्रपति संभाजीनगर जो औरंगाबाद है, तो उस औरंगाबाद से 2000 से लेकर 2011 तक 13,000 लोगों पे रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद में एक्यूरेट पॉइंट पोजीशन हमने निकाली है, और उस चिकित्सा पद्धति को नाम दिया है जिन रिफ्लेक्सोलॉजी। वो पॉइंट पोजीशन जो रही हुई है, किस प्रकार की रही हुई है, आज देख सकते हैं आप इसके माध्यम से कि भाई इस प्रकार की पॉइंट पोजीशन है ना। तो इसको एक्यूरेट, इतना एक्यूरेट है कि जैसे हम लाइट का, पंखे का बटन दबाया और पंखा चलेगा, लाइट का मतलब जो भी आपने बटन लगाए हैं जिस पर्पज के लिए लगाया, वो दबाने से वो काम करता है। तो उतना ही एक्यूरेट पॉइंट जो हमारे पाव के प्रतिबिंब केंद्र के रूप में हमारे शरीर के रिफ्लेक्स प्रतिबिंब केंद्र पाव में रहे हुए, उसको ढूंढने का काम किया गया। तो वो ढूंढने के अंदर जब हमने इसको नए रूप से 2011 के अंदर लॉन्चिंग किया था, तो इसका नाम रखा था हमने सबसे पहले जैन रिफ्लेक्सोलॉजी थेरेपी नाम रखा था, जैन रिफ्लेक्सोलॉजी। इसके अंदर 2011 की बात बता रहा हूँ, इसको जैन रिफ्लेक्सोलॉजी के रूप में लोगों के सामने रखा। और आज ये रिसर्च करने के बाद में 2021 के अंदर इस चिकित्सा पद्धति को लोगों को क्या लगा कि ये जैन थेरेपी जो है लोगों के लिए, जैन को लोगों के लिए है, तो उसका एक ग्लोबल नाम देना चाहिए, सबका एक ऐसा मानना था। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने इस चिकित्सा पद्धति का नाम रखा जिन रिफ्लेक्सोलॉजी। तो ये जिन रिफ्लेक्सोलॉजी जो है 2021 में इसका नामांकन किया गया, और आज जिन रिफ्लेक्सोलॉजी पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर लोकप्रिय हो रही है। क्यों हो रही है, उसके पीछे कारण क्या रहा हुआ है? कि कारण यही रहा हुआ है कि इस चिकित्सा पद्धति में सबसे महत्वपूर्ण होता है डायग्नोसिस परफेक्ट होता है, जो व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जब इलाज करने की बात आती है, तो आज इस प्रकार के इलाज इस चिकित्सा पद्धति से कर पाए। अगर किसी व्यक्ति के लिए ऑपरेशन बोला है कि चाहे अपेंडिक्स का ऑपरेशन बोला है और 7 दिन हमारे पास में है, तो उस व्यक्ति के ऑपरेशन भी टाला जा सकता है। अगर चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम का ऑपरेशन बोला है, और तो उसका भी ऑपरेशन टल सकता है। अगर किसी को नी रिप्लेसमेंट की बात की है, वो भी टल सकता है। तो इस प्रकार से, और किसी भी प्रकार की, अगर थायराइड की प्रॉब्लम से है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से है, तो ऐसी कोई भी तकलीफ के लिए, डाइजेशन की, एसिडिटी की प्रॉब्लम से, कब्जे की शिकायत है, पाइल्स का ऑपरेशन है, ये सारे ऑपरेशन को हम रोक सकते हैं विदाउट मेडिसिन। कोई भी सप्लीमेंट लेना नहीं है, कोई भी गोली लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर आपने इस चिकित्सा पद्धति को आत्मसात किया है तो इस प्रकार की चिकित्सा पद्धति को जब हम करेंगे तो निश्चित इसका बेनिफिट हमें मिल सकता है। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि अभी तो अभी कितना है, हाँ, तो ये 3 बात होगी कि शीघ्र राहत प्राप्त होती है। यानी कि हमारी जो 5 हेल्थ केयर पॉलिसीज है, उसमें पहली प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बात की है, दूसरी बात जो कही गई है जिसके अंतर्गत हमें परफेक्ट डायग्नोसिस करना है, तीसरी जो बात कही गई है कि वो है हमारी शरीर के अंदर अगर बीमारी आ गई तो उसका इलाज शीघ्र होना चाहिए, और चौथी बात है साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो चौथी जो हेल्थ केयर पॉलिसीज है उसके ऊपर भी ये चिकित्सा पद्धति खरी उतरती है कि आप देखेंगे कि इस चिकित्सा पद्धति में किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर आप इसकी चिकित्सा पद्धति को सही विधि सहित कर रहे हैं तो 100% आपको फायदा होगा। अगर गलती से आपने गलत प्रतिबिंब केंद्रों को दबा भी दिया है तो इसका कोई दुष्परिणाम आपको होने वाला नहीं। लेकिन अगर आपने कोई भी प्रकार की मेडिसिन ली है, चाहे कोई भी थेरेपी की हो, नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो अगर आपने उसका लिया है तो आपके शरीर में जरूरत से ज्यादा भी मेडिसिन चली गई तो उसका साइड इफेक्ट होने ही वाला है, लेकिन इस थेरेपी की कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
और पांचवी हेल्थ केयर पॉलिसी है वो है मतलब पूर्णतया प्राकृतिक होनी चाहिए और कम खर्चीली होनी चाहिए। तो ये जो चिकित्सा पद्धति है जिन रिफ्लेक्सोलॉजी, इसके अंदर भी खर्चा भी कम लगता है और उसके अंदर रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं और उसके प्राकृतिक पूर्णतः रही हुई है। तो अब देखिए, अगर हम खर्चे की बात करें तो बाहर के सिस्टम के अंदर आपको कंसल्टिंग फीस अलग लगती है, फिर उसके बाद में मतलब अगर जांच करनी है तो वहां पर मेडिकल सिस्टम में अलग अलग मशीनों पे जांच करनी पड़ती है, उसका चार्ज आता है। तीसरी बात, उसके बाद मेडिसिन, उसके लिए व्यक्ति जीवन पर्यंत लाखों रुपए की दवाइयां खर्च कर देता है लेकिन उसका इलाज नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी बात है, आज व्यक्ति सोचता है कि एलोपैथी के अंदर सबसे फास्ट रिजल्ट मिलता है, लेकिन वहां तो रिजल्ट मिलता ही नहीं है। वहां पर क्या होता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम से लाखों रुपए आप जिंदगी भर दवा खर्च कर देते हैं लेकिन आपकी बीमारी जड़ से नहीं जाती है। लेकिन जिन रिफ्लेक्सोलॉजी थेरेपी के माध्यम से जो 5 हेल्थ केयर पॉलिसीज बताई है, उन 5 हेल्थ केयर पॉलिसीज की पूर्णता करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जिन रिफ्लेक्सोलॉजी एक सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति रही हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा जो नर्सिंग का जो 5 सिस्टम है, यानी कि जो एलोपैथी सिस्टम है, नर्सिंग पॉलिसीज, वो उसकी जो नींव लिखी हुई है 5 हेल्थ केयर पॉलिसी, 5 नर्सिंग केयर पॉलिसीज रही हुई है जिसके ऊपर उसकी नींव टिकी हुई है। और वो 5 नर्सिंग हेल्थ केयर पॉलिसीज जो रही हुई है वो क्या रही हुई है, किस प्रकार से उसके अंदर उसका प्रयोग किया जाता है, उसी को ध्यान में रखकर हमने भी हमारी इस सिस्टम के अंदर 5 जो नर्सिंग की 5 हेल्थ केयर पॉलिसीज है, जिसमें चाहे वो असेसमेंट यानी कि बीमारी का पता लगाने की सिस्टम की बात है, डायग्नोसिस करने की बात है, या फिर प्लानिंग करने की बात है, नियोजन करने की बात है, और इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रहा है उसकी देखरेख करने की बात है, और उसके बाद में एक्टिव मतलब उसको जो एक्चुअल प्रॉब्लम, पोटेंशियल प्रॉब्लम, उसकी बात है। तो ये 5 नर्सिंग की पॉलिसीज की जो रही हुई है, जिसकी नींव टिकी हुई है, उसी के समांतर में ये भी उसी तरह से काम करने वाली चिकित्सा पद्धति रही हुई है। इस पद्धति के अंदर हम अभी तक देखते हैं कि दुनिया के अंदर जितनी भी चिकित्सा पद्धति रही हुई है, तो जितनी भी चिकित्सा पद्धति रही हुई है वो चिकित्सा पद्धति औसत थेरेपी के हिसाब से काम करती है। अब देखिए औसत थेरेपी क्या है, मतलब औसत थेरेपी ऐसी रही हुई है कि अभी अभी आपने देखा है कोरोना काल के अंदर वैक्सीन बनाई गई थी। तो वैक्सीन बनाई गई थी तो क्या किया गया था, तो उन्होंने 1000 लोगों, पहले जानवरों के ऊपर टेस्ट किया होगा, तो हजारों जानवरों के ऊपर उसका प्रयोग किया जाता है और 50% 60% परिणाम अगर अच्छे आते हैं तो उसके लिए लागू कर दिया जाता है। उसके बाद इंसानों को दी गई और 1000 लोगों को देने के बाद में उन्होंने देखा कि इसके कोई दुष्परिणाम नहीं है, जो भी रिजल्ट आए होंगे 60% लोगों को ओके किया तो सभी के लिए उन्होंने लागू कर दिया। दिस इज ए औसत थेरेपी। लेकिन आपने यूनिक थेरेपी के बारे में बताना चाहूंगा कि ये जिन रिफ्लेक्सोलॉजी यूनिक थेरेपी है। किस प्रकार से यूनिक थेरेपी रही हुई है कि देखिए, अभी आधार कार्ड आपने बनाया हुआ है, आधार कार्ड जब बनाते हुए आपके अंगूठे का इतना भाग भी पूरे वर्ल्ड में किसी से भी मैच नहीं होता है, तो पूरा शरीर तो मैच हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि एक व्यक्ति को अगर सिर दर्द है, उसको सिर दर्द किसी और कारण से होगा, और दूसरी तकलीफ दूसरे व्यक्ति को दूसरे कारण से होगा। तो 5 व्यक्ति को अगर सिर दर्द है और कोई मेडिसिन 5 व्यक्ति को देते हैं तो 5 के 5 व्यक्ति ठीक नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि सबका बीमारी का रूट कॉज अलग अलग होता है। लेकिन जिन रिफ्लेक्सोलॉजी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है, वो कभी भी डायग्नोसिस डिजीज पे काम नहीं करती कि आप मुझे बोलेंगे कि मुझे ये तकलीफ है और क्या पॉइंट दबा दूं, तो हम कहते हैं नहीं, हमारे थेरेपिस्ट कहेंगे नहीं। हम तो हर व्यक्ति का डायग्नोसिस करके पता लगाते हैं कि उसको किस प्रकार की तकलीफ है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा केस स्टडी के माध्यम से, एक महिला जिसके सिर में दर्द था और पिछले 6 महीने के अंदर उन्होंने शहर के सारे चिकित्सकों के पास इलाज कराया, लाखों रुपए इस ट्रीटमेंट के लिए खर्च कर दिए, मेडिसिन खाई और साथ ही साथ MRI की गई, CT स्कैन किया गया, लेकिन रिपोर्ट नहीं ला रही थी। लेकिन सिर में दर्द तो था, लेकिन कहीं भी उसका डिटेक्ट नहीं हुआ और इलाज नहीं हो पा रहा था। फिर वो जिन रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट यानी कि हमारे थेरेपिस्ट के पास आई, उसका डायग्नोसिस किया गया। डायग्नोसिस करने के बाद मालूम पड़ा कि नहीं, उसको सिर दर्द है ही नहीं, और उसको जो एक्चुअल जो प्रॉब्लम था एसिडिटी का प्रॉब्लम था, और उसके कारण उसके सिर में दर्द हो रहा था। और जब जिन रिफ्लेक्सोलॉजी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से 7 दिन ट्रीटमेंट किया और 8वें दिन उसका सिर दर्द गायब हो गया, क्योंकि उसकी एसिडिटी ठीक हो गई और सिर दर्द ठीक हो गया। तो ऐसे लाखों लोगों की जीवन को रोशन करने वाली ये चिकित्सा पद्धति रही हुई है, जिसके माध्यम से हम ये सब कार्य कर पा रहे हैं। और उसके लिए हमने क्या किया है
डायग्नोसिस पेपर भी बनाया है कि किस प्रकार से, मतलब ये उन लोगों के लिए जो नॉर्मली सेल्फ ट्रीटमेंट ट्रेनिंग करते हैं, तो खुद के इलाज खुद करते हैं, इसके लिए डायग्नोसिस पेपर हमने बनाया था। तो ये डायग्नोसिस पेपर हमने मैनुअल पहले 40,000 से ज्यादा लोगों का डायग्नोसिस कलेक्शन किया है, ऐसा मैनुअल। और अभी हम काम जो कर रहे हैं वो हमने उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया है। तो सॉफ्टवेयर यानी कि मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर बनाया है और जिन रिफ्लेक्सोलॉजी सॉफ्टवेयर बनाया है, उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आज हम प्रत्येक व्यक्ति की फाइल बनाते हैं और कि उसको क्या क्या तकलीफ है, उसका जो पीडीएफ फाइल डिटेक्ट हो जाता है, किस प्रकार से होता है देख लीजिए, बता देता हूँ। ये जो डाटाबेस तैयार किया जाता है और उसकी जो पीडीएफ फाइल है वो पेशेंट को ईमेल चली जाती है कि उसको क्या तकलीफ है और क्या नहीं। इस प्रकार से हमने पूरा जो डाटाबेस जो है हमारा वो क्रिएशन का एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से बनाया है, जिसकी आपके अंदर जानकारी दी है। लेकिन आज यहाँ पर लाइट की अनुकूलता नहीं है, इसके लिए हम वो कुछ दिखाया नहीं। मैंने बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन देने का प्रयास किया था कि आपके सबके लिए, कि प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम आप तक वो सारी बात बताने वाला था, लेकिन यहाँ पर लाइट सिस्टम नहीं है और कंप्यूटर भी चल नहीं रहे हैं, सिर्फ मोबाइल के माध्यम से मतलब हम यहाँ पर आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, रूबरू हो पाया हूं मैं। लेकिन कोई बात नहीं है, मेरी बात आप तक मैं पहुंचाने में कितना सक्षम हुआ ये बात नहीं, लेकिन आपको कोई सवाल है तो मैं उस सवालों के जवाब आपको इसमें देना चाहूंगा कि किस प्रकार से ये थेरेपी का, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब जिज्ञासाओं का अगर समाधान किया तो ज्यादा बेटर रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि सिर्फ मैं ही बोलूंगा और आप ही सुनेंगे तो हो सकता है कि दीवारों को बोलने जैसा हो जाए, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक इंटरेक्शन होना चाहिए आपके और हमारे बीच में। तो आपको इस चिकित्सा पद्धति के संदर्भ में कोई भी अगर मतलब आपके सवाल है तो आप जरूर अपनी बात रख सकते हैं, और उसके बाद अगर आप जैसे मुझे गाइडलाइन करेंगे वैसे मैं बता। अनिल जी, आपने इसका नाम जीन कैसे रखा है? यस, देखिए क्योंकि इसका नाम हम हमने हमको जब अलका जी ने आपका वो किया जिक्र, तब हाँ हमने उसको जी, पूछा कि भाई ये क्या है। ज़्यादातर हम यहाँ पे आध्यात्मिक सब्जेक्ट्स पे लेते हैं बराबर है। लेक्चर्स, तो उन्होंने जी बोला जी कि ये भी आध्यात्मिक है और जीन रेफ्लेक्सोलॉजी है। और कुछ ज़्यादा पता था नहीं, लेकिन जीन था। और आप कोई ज़्यादातर देशों में भी आ जाके आए, ऐसा वैसा कुछ बता के उन्होंने बराबर किया। है। तो मैं ये जानना चाहता तो हूँ कि जीन रिफ्लेक्सोलॉजी, जीन क्या है इसमें और क्यों है? यस, बराबर है, एकदम सही बात है। देखिए 2010 से 2011 तक रिसर्च किया गया, और रिसर्च करने के बाद में इस थेरेपी का नाम हमने जैन रखा था। एक अहिंसक चिकित्सा पद्धति है, इसके लिए इसका नाम रखा गया। पर लोगों को लगा कि ये जैन धर्म से संबंधित है, तब हमने इसका नाम बदलकर जीन किया। जे फॉर जस्टिफाइड, आई फॉर इंटीग्रेटेड और एन फॉर नेचुरल। ऐसा जिन रिफ्लेक्सोलॉजी जो थेरेपी रही हुई है, जिसके माध्यम से हम जस्टिफाइड यानी कि हमारा जो डायग्नोसिस है, मतलब जो हम कर पाते हैं पूरा, वो परफेक्टली कर पाते हैं। आई फॉर इंटीग्रेटेड, इसमें हमने क्या किया, और भी बहुत सारी चिकित्सा मतलब बहुत सारे सिस्टम को समावेश किया, इंटीग्रेटेड किया है। आई फॉर इंटीग्रेटेड और एन फॉर नेचुरल, ऐसे जिन रिफ्लेक्सोलॉजी इसका नाम दिया गया है, और ताकि ये लोगों को ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा नाम, इसके लिए हमने इसका नाम ऐसा रखा है। और रही बात जो है आध्यात्मिकता की, तो अभी हमने जो जीन मतलब जो हमारा जैन दर्शन जो रहा हुआ है, वो दर्शन के हिसाब से हमने इसके अंदर वो सारी बातें जो हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में दी है, चाहे वो जमी का खाने जो खा रहे हैं उन लोगों के लिए बात है, या फिर हमारे पानी पी रहे हैं अच्छी जल क्यों पीना, वो सारी बातें इसके अंदर समावेश किया है। चाहे 5 इंद्रियों की कंट्रोल की बात है, या फिर हमारे शरीर के अंदर ब्रह्मचर्य की महत्व की बात है, वो सारी बातों का समावेश हमने इसमें किया गया है। तो एक जैन दर्शन का जब विस्तृत बात करेंगे ना, तो वो सारा बातें जो हमारे जैन दर्शन से लगी हुई है उसका भी इसमें समावेश किया गया है, हमारे पथ्य परिचय के अंदर समावेश किया गया है। लेकिन आज हमारे पास समय की अनुकूलता नहीं है कि मैं इन सब बातों की चर्चा करूं, लेकिन हमारा अगर जीवन शैली का एक 100 मिनट का कार्यक्रम अलग से चलता है, जिसमें हम पूरी जीवन शैली जैनत्व के साथ में कैसे हम जिए वो बताते हैं। આભાર અનિલ जी, કોઈ પ્રશ્ન ન પૂછવો હોય તો હું ના હું પ્રશ્ન પૂછું છું. હા જલ્દીથી હું બતાવજો. પ્રશ્ન પૂછું છું. હા બોલો બોલો બોલો. नमस्कार अनिल जी. हाँ साहब, जय जितेंद्र साहब। भगवान ऋषभ देव ने जो चिकित्सा पद्धति बताई थी, जो शास्त्र लिखा है,
उससे इसका क्या कोई संबंध हो सकता है? देखिए, संबंध तो बहुत गहरा है, क्योंकि हमारे इस देश के अंदर चरण से लेके चैतन्य की महिमा बताई हुई है। हमारे इस देश के अंदर जब भी आप गुरु भगवंतों के पास जाते हैं, उनके चरणों को वंदन करते हैं, भले ही उनके चेहरे का आभामंडल बहुत पावरफुल होगा, लेकिन उसको हम देखते भी नहीं है। भगवान के दर्शन की बात या गुरु के दर्शन की बात, हम चरणों को महत्व देते हैं। क्यों महत्व दिया जा रहा है, उसके पीछे कारण रहा है कि हमारे चरण में से बहुत पावरफुल एनर्जी रही है, और यानी कि हमारे शरीर का पूरा जो सीक्रेट है, यानी कि पूरे बॉडी का जो सिस्टम है, हमारा नींव है, पैर रहे हुए हैं, और इन पाँव के अंदर हमारी जो प्रतिबिंब केंद्र भी इसमें समाये हुए हैं, और उन प्रतिबिंब केंद्र को अगर हम एक्टिवेट कर देते हैं, जैसे हमारे गुरु भगवंत लाइफ टाइम खुले पैर चलते हैं और उनके पाँव के प्रतिबिंब केंद्र दबते रहते हैं और स्वस्थ और निरोगी जीवन जीते आए हैं। उसके अलावा हमारी जो जैन दर्शन के अंदर जो भी प्रक्रियाएं चलती है, चाहे वो प्रतिक्रमण की प्रक्रिया है, सामायिक की मेडिटेशन की साधना है, उन सारी साधनाओं को अंदर हम देखते हैं, यानी कि चाहे वो आसन की बात करते हैं, चाहे वो भगवान महावीर स्वामी का गोतु आसन है, ये जो भी बातें हम जिन शासन में देखते हैं, उसके पीछे वैसे तो देखा जाए तो जैन दर्शन केवल आत्मा का दर्शन है। वहां पर शरीर स्वस्थ के बारे में कोई बात नहीं कही गई है ना। एक बात विशेष में बताना चाहूंगा, नहीं कही गई है, शरीर को केवल साधन के तौर पर ही लिया गया है, और वो साधन को जितना हमें प्रयोग करना है उतना ही उसका प्रयोग करना है। और बाद में अगर आपके शरीर में कोई असता वेदना का उदय हो जाए तो संतारक की जो प्रेरणा की गई है कि मृत्यु को महोत्सव बनाने की बात की गई है। तो वैसे इन दृष्टिकोण से देखा जाए, जैन दृष्टिकोण से देखा जाए, तो हमारा जो शरीर है, तो उस शरीर को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है, साधना को महत्व दिया गया है। लेकिन फिर भी साधना करने के लिए हमारा शरीर कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसके लिए अलग अलग ग्रंथों के अंदर, मतलब आगमों के अंदर इतना नहीं है, लेकिन ग्रंथों के अंदर इसमें काफी विवेचन मिलता है। तो वो भी इसके अंदर काफी चीजें, अपन अलग अलग चीजें जब भी बात करेंगे तो हम समझा सकते हैं कि भाई हमारा जैन दर्शन के अंदर इसका महत्व क्या है और इस पॉइंट का क्या महत्व रहा है। अलग अलग चीजें, बहुत सारी चीजें उसमें अंदर, जैसे पानी पीने की बात है या मतलब खाने की बात है, और प्लस दबाव प्रेशर देते हैं उसकी बात है, ऐसा तो हम संबंध बना सकते हैं। लेकिन संबंध मतलब आगमों में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं मिलता है। आगम में उल्लेख सिर्फ आत्मा का ही मिलता है, क्योंकि शरीर की साधना करने का कहीं ज्यादा महत्व नहीं दिया गया, कहीं पर भी नहीं दिया गया आगमों में, ऐसा। तो मुझे एक प्रश्न है जी, ये अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, उसमें एक्यूप्रेशर भी रिफ्लेक्सिव है, और वो तो बहुत समय से चल रही है, फिर भी केंद्र सरकार उनको मान्यता क्यों नहीं दे रही, या किसी ने अप्लाई ही नहीं किया मान्यता के कारण? बराबर, एकदम सही। बहुत सारे ऐसे, देखिए आपने ना एक्यूपंक्चर का चार्ट 30 साल से तो मैं देखता हूं। हाँ बोलिए, आप बोलिए पहले। हाँ नहीं, बोलिए ना, आप और कुछ बोले थे। नहीं, मैं प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने अभी तक ये सिस्टम को मान्यता क्यों? बराबर है। देखिए अभी हम जब बात करते हैं चिकित्सा पद्धति की बात करते हैं ना, तो 35 साल से तो मैं एक्यूप्रेशर का बता रहा हूं मैं आपको। मैं कारण भी एक बता दूं उसका, मैं बताता हूं। देखिए अभी में क्या है कि पहले आदमी के पास क्योंकि ये पूछने का कारण भी है कि एलोपैथी में, आप सुनाई देती है मेरी आवाज? हाँ, सब आ रही। हाँ, आदमी के पास पहले तो होता है, बीमार होता है तब पैसा होता है, एलोपैथी के पास जाता है, वहां पूरा खर्च करके आता है। सेकंड स्टेज उसका आयुर्वेदिक आएगा, एलोपैथी आएगा, फिर कोई बाबा या फकीर को पकड़ेगा, तो फिर सब लास्ट जैसे जैसे पैसे खत्म हो जाते हैं, लास्ट में वो सब एक जो ओरिजिन है भारत की, वो पद्धति पे आ जाते हैं। जैन में भी तो सब पानी से चिकित्सा है, हवा से चिकित्सा, सूर्य से चिकित्सा, वास से चिकित्सा है। जैन में तो सब शरीर आत्मा तीनों तीन का चिकित्सा पद्धति है। तो अगर यदि सरकार इसको मान्यता दे दे, अगर ये डेटा देखकर इतने 35 ईयर्स का, तो फिर लोगों का सरकार मार्गदर्शन कर सकेगी अगर ऑथोराइज। मैं बता दूं अभी आपको। देखिए अभी सबसे पहली बात है एक्यूपंक्चर, आपने सुना है ना, एक्यूपंक्चर के अंदर भारत सरकार ने उसका काउंसिल बना दिया है। वो एक चाइनीज पद्धति है, हमें यहाँ ही जाना है, यहाँ नहीं किया कि सरकार मान्यता नहीं दे रही, मुझे ये प्रश्न। नहीं सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए, पहले बता रहा हूँ आपको क्यों नहीं कर रही है। एक्यूपंक्चर का बन रहा है, विदेशी थेरेपी का बन रहा है, लेकिन भारत की चिकित्सा पद्धति का क्यों नहीं बन रहा, उसके पीछे कारण कहे हुए 2-3 कारण है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि भारत के लोगों में एक रूपता नहीं है।
आज जब हम रिफ्लेक्सोलॉजी की बात करते हैं, है ना, रिफ्लेक्सोलॉजी की बात करते हैं, या फिर आप एक्यूप्रेशर की बात करते हैं, पूरे देश के अंदर जितने भी संस्थान चलते हैं, सबने अलग अलग तरीके से लोगों को सिखाया है और किसी में एक रूपता नहीं है। अगर एक ही गुरु से 10 शिष्य भी सीख के गए ना, तो सभी के करने में तरीके में अलग अलग हैं, अलग अलग पॉइंट की पोजीशन है। और इस सबसे माइनस पॉइंट है हमारा, किसी ने डाटा कलेक्शन नहीं किया है। आज हमने पूरा डाटा कलेक्शन 40,000 से ज्यादा लोगों का डाटा कलेक्शन किया है। अभी हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी जो पुणे है, उनसे हमने कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, अभी हमने जो हमारी मुलाकात है, प्रताप राजी जादव जो आयुष मंत्री है, उनसे 2 बार मुलाकात हो चुकी है और प्रधानमंत्री जी से भी हम मुलाकात करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने ये जो पॉइंट पोजीशन निकाली है, हमने चैलेंजिंग काम किया है, मामूली काम नहीं है। बड़े से बड़ा डॉक्टर आपको बता नहीं सकता क्या तकलीफ है, लेकिन जो पॉइंट की पोजीशन एक्यूरेट निकालने के लिए जो रिसर्च किया पूरे वर्ल्ड में, एक भी बड़े बड़े मतलब देशों ने भी आज तक रिफ्लेक्सोलॉजी के ऊपर रिसर्च किस पे किया मालूम है? सिर्फ मसाज करने के ऊपर किया है, लोशन लगाने के किया है, मशीन में किया है, सब में रिसर्च किया, पॉइंट ढूंढने में किसी ने रिसर्च नहीं किया। रिफ्लेक्ट तो हमने जो एक्यूरेट पॉइंट निकाले है, चैलेंजिंग काम किया है। तो अगर हमने गवर्नमेंट को ये पत्र दिया है कि आप हमें मान्यता मत दीजिए, हम चाहते हैं कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को मौका दीजिए कि भाई इस सेंटर में आप साल भर तक आप डाटा कलेक्शन करिए, और जिसका भी बेस्ट डाटा कलेक्शन होता है, बेस्ट रिजल्ट आते हैं, उन लोगों को हम मान्यता देंगे। तो उसके लिए चाहे तन मन धन इन तीनों चीजों से हम काम करने में सक्षम है। हमें किसी सिर्फ आपका रिकॉग्नाइज चाहिए, है ना, रिकॉग्नाइज आप लोगों का मिलेगा तो हम रिसर्च भी करेंगे, डाटा कलेक्शन आपके अंडरटेकिंग में करके देने की हमारी पूरी तैयारी है। और उसके लिए चाहे आप मेडिकल सिस्टम के साथ में डाटा कलेक्शन कर सकते हैं, चाहे वो ब्लड टेस्टिंग करके रिपोर्ट ले लीजिए। और तो और कोरोना काल के अंदर हमने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था, आप भले हंसी में ले सकते हो उस चीज को, लेकिन हमने पत्र लिखा था कि कोरोना के अंदर क्या किया जाता है, एक कॉलोनी के अंदर अगर कोरोना हुआ है तो 100 लोगों को जांच किया जाता है, सबकी जांच की जाती थी। तो हमने क्या दिया कि आप उन 100 लोगों को जांच करने का मौका हमें दीजिए, हम हमारी जीन रिफ्लेक्टिव थेरेपी से परफेक्ट डायग्नोसिस करके बताएंगे, और साथ में उसी 100 लोगों को मेडिकल सिस्टम से जांच करिए। दोनों सिस्टम का डाटा अगर मैच होता है तो हमको मौका दीजिए। इस प्रकार का पत्र लिखने वाला एकमात्र अगर कोई संस्था होगी, एक बार अगर व्यक्ति होगा, तो हमने लिखा है। और उसके 6 महीने के बाद उनके सेक्रेटरी से जवाब आता है कि हम WHO की गाइडलाइन है, उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं, हम आपको परमिशन नहीं दे सकते हैं। तो आप सोचिए कि इस लेवल तक हम कॉन्फिडेंस के साथ काम कर रहे हैं, तो निश्चित आने वाले समय में आपका फ्यूचर बहुत बेस्ट है। आने वाले समय में इन चिकित्सा पद्धतियों को 100% मान्यता मिलने ही वाली है। तो हम इस लेवल तक काम कर रहे हैं, और आप जैसे लोग जुड़े हैं हम सबसे, तो जरूर निश्चित हमें एक नई ताकत मिलती है और हम इस आगे बढ़ेंगे। दूसरा है, अगर हमारी सरकार दे नहीं रहती तो बहुत सारी सरकारें दुनिया में, FDA दे सकती हैं, अमेरिका की दे सकती है, वो ज्यादा प्रोटेक्ट कर सकेगी आपके हकों को। हमने दिया है ना अभी इंटरनेशनल, मैं बता दूं आपको, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ रिफ्लेक्सोलॉजी, मैं बता दूं एक मिनट, इंटरनेशनल रिफ्लेक्सोलॉजी ऑफ काउंसिल पूरे वर्ल्ड की रिफ्लेक्सोलॉजी की एक बहुत बड़ी संस्था है। उसके अंदर 4 सालों से मैं पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और उनको भी हमने कोऑर्डिनेशन किया है कि आप वर्ल्ड में 1500 किताबें लिखी गई है और सब में पॉइंट पोजीशन अलग है, क्यों नहीं इसको यूनिवर्सल कर दिया जाए। मुझे कोई रॉयल्टी नहीं चाहिए इस चार्ट के बारे में, मुझे कोई मेहनत नहीं चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि ये आम लोगों के लिए, जन जन के लिए चार्ट अगर सबके लिए भी पहुंच जाता है, और इसके ऊपर ही काम करना, आपको मसाज भी करना, यही पॉइंट पे करना, और रिजल्ट देखिए, अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो क्यों नहीं करिए मानिए। तो अभी हम उनसे भी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, और आने वाले समय में निश्चित हो जाए। एक समय आता है, जो जो चीज हमें कमी थी ना, हमें डाटा कलेक्शन जो मेन काम करता है, डाटा क्लिनिकल डाटा जिसे हम कहते हैं, वो हमारी बैकबोन है, जिससे हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 100% हमें सफलता मिलेगी। ऐसा, क्योंकि ऐसा डाटा कलेक्शन नॉन मेडिसिन थेरेपी में किसी ने इकट्ठा नहीं किया, आपको जानकारी होगा। हाँ, ये आपकी बात सही है कि सब अलग अलग जो इसमें जानकार हैं वो अलग अलग बात बताते हैं। दलाई लामा की अलग ट्रीटमेंट है, रामदेव बाबा की कोई यूनिटी नहीं है, इसके कारण शायद हमें हमारी सरकार जल्दी हो जाएगा, नहीं कोई देती। दिक्कत नहीं, अभी हम करेंगे, सब मिलके काम कर रहे हैं, हो जाएगा। ओके, और कोई सवाल? ઉમરેશભાઈ, તમને ખ્યાલ આવ્યો હોય તો મને જરી સમજાવો ને કે આ ટ્રીટમેન્ટ છે શું? इट इज जस्ट लाइक एक्यूप्रेशर। ઓકે, एक्यूप्रेशर में 15 थेरेपी अलग अलग है। ઘણા 35 વર્ષથી ચાલે છે, 35-40 વર્ષથી। ઓકે, અને માફક આવે છે, પણ તો જે સર્જરી ના કરવાની હોય, અને જનરલી આ માથું દુખે, તાવ, વાત, પિત્ત ને કફ,
નો ઇલાજ કરવાનો હોય ત્યારે ઓલ્ટરનેટિવ મેડિસિન વધારે કામ આવે છે. બરાબર. કારણ કે અમારા ડોક્ટર સાહેબ જે અત્યારે જ એક્સપાયર થઈ ગયા, સિવિલ હોસ્પિટલમાં પ્રોફેસર હતા, એ એમના સ્ટુડન્ટોને કાયમ કહેતા કે તમારે 92-93% લોકો જે દર્દીઓ છે એમાં તો મગજ દોડાવવાનું જ નથી. એ ટ્રીટમેન્ટ કરશો તો 4 દિવસમાં સારું થશે ને ના કરશો તો 5 દિવસમાં સારું થશે કે 6 દિવસમાં, પણ સારું તો થવાનું જ છે. બોડી મિકેનિઝમ જ મદદરૂપ થાય છે. હા, બોડી રાઈટ. 3% લોકો એવા હોય કે જેમાં તમારી સ્કિલની જરૂર પડે ને બાકીના 3% કે ક્યારેય સારા થવાના નથી. રાઈટ. અને અમુક રોગો તો નથી થતા, ચામડીના કેન્સર છે. એક્યુપ્રેશરની જેમ જ આ ચિકિત્સા છે, પણ વધારે તો આપણે એમને અહીંયા એક્યુપ્રેશરમાં સુરતમાં પણ એક પાર્લે પોઈન્ટ પર આપણે ટેનિસ ક્લબની આગળ એક સરસ જાણકાર હતો. લગભગ એ કહેતો હતો, એના જે દબાવીને કહેતો ને કહેતા ને સાચું પડતું. अनिल जी जरा દરેક हमें इसकी बुक नॉर्मल माणसं बताइए लोग कहाँ है ना, मिलेगी. आप जिन रिफ्लेक्सोलॉजी गूगल में सर्च करेंगे ना तो उसमें गूगल में सब आ जाएगा. वेबसाइट भी है हमारी, यूट्यूब चैनल है, सब चीज है. तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन, सिर्फ जिन रिफ्लेक्सोलॉजी टाइप करेंगे ना तो सब चीज उसमें आ जाएगी. किताब के बारे में भी जानकारी है, वेबसाइट पे भी है, सब जगह. રિફ્લેક્સોલોજી અથવા એક્યુપ્રેશર બેમાંથી એક हाँ, both are similar. અને બધામાં જ આવા જે હોય, you can see the map drawn by everyone. एक्यूप्रेशर बोले तो क्या है, विशिष्ट एक्यूप्रेशर में विशिष्ट प्रकार से नहीं, एक्यूप्रेशर में क्या होता है, विशिष्ट प्रकार से दबाव देने की चिकित्सा पद्धति एक्यूप्रेशर हो गया. लेकिन एक्यूप्रेशर में 15 थेरेपी अलग अलग है. सुजोग में भी एक्यूप्रेशर है, जोन थेरेपीज है, मेरिडियन थेरेपी है. ये अलग अलग 15 थेरेपी अलग अलग है, सबकी पॉइंट पोजीशन अलग अलग है. और जो जिन रिफ्लेक्सोलॉजी है ना, उसकी पॉइंट पोजीशन अलग है, जिसके ऊपर पूरा रिसर्च किया गया है, अनुसंधान किया गया. ये दोनों में डिफरेंस है, मतलब ऐसा. लेकिन इसमें करना क्या होता है साहब, ये बताइए. अभी देखिए, पाव के अंदर 230 प्रतिबिंब केंद्र है. एक पॉइंट को एक बार दबाया जाता है और पता लगाया जाता है कि आपके शरीर में कितना दर्द की अनुभूति हो रही है, और उसको नोट किया जाता है कि आपको जो दर्द हो रहा है उसको नोट डाउन कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पॉइंट में दर्द आ रहा है, और उसके हिसाब से चिकित्सक आपको बताता है कि आपको क्या क्या तकलीफ है. एक भी सवाल पेशेंट से पूछा नहीं जाता क्या तकलीफ है और बता दिया जाता है, सिर्फ जांच करके, प्याव की जांच करके बताता. फुट रिफ्लेक्सोलॉजी. लेकिन नजदीक तो जरूर है वो एक्यूप्रेशर से, मुझे लग रहा है. हाँ, तो वही नहीं, एक्यूप्रेशर में तो विशेष प्रकार से दबाव देना, तो इसमें दबाव तो देना ही पड़ता है, पॉइंट तो दबाना ही पड़ता है. तो एक्यूप्रेशर थेरेपी नहीं है, ग्रुप ऑफ थेरेपीज है. मतलब मैं कह रहा हूँ, एक्यूप्रेशर का जब नाम लिया जाएगा ना, तो अभी एक्चुअल में क्या हुआ है, भारत में एक्यूप्रेशर बोलते हैं आप, लेकिन वर्ल्ड में एक्यूप्रेशर कहीं भी नहीं आता है. वर्ल्ड में ना अलग अलग थेरेपी का अलग अलग नाम है. जोन थेरेपी का अलग है, रिफ्लेक्सोलॉजी का अलग है, ईयर रिफ्लेक्सोलॉजी और एक थेरेपी है. लेकिन भारत में क्या हुआ, अत्तर सिंह ने किताब निकाली थी जिसका नाम रखा था उसने एक्यूप्रेशर, और उसमें सारे पॉइंट समावेश किया उन्होंने. हाथ के पॉइंट, कान के पॉइंट, चेहरे के पॉइंट, शरीर के पॉइंट, और सभी को उन्होंने नाम दिया किताब का एक्यूप्रेशर. तो वो बहुत लोकप्रिय हो गई. तो भारत में क्या है, कोई भी थेरेपी करो तो बोलता है एक्यूप्रेशर कर रहा है, बस ऐसी बात है. तो एक्यूप्रेशर थेरेपी नहीं है, ग्रुप ऑफ थेरेपीज है, और उसमें 15-20 थेरेपी अलग अलग है. ऐसा सुजोग थेरेपी अलग है, ऐसा. એક્યુપ્રેશર નોર્મલ માણસ પણ જઈ શકે અને એ બતાવી શકે કે તમને ક્યાં પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે. આટલું હોય તો then you should consider that. एक्यूप्रेशर में और इस एक्यूप्रेशर में क्या करते हैं कि आपको बोला कि आपको ये तकलीफ है और वही पॉइंट दबाते हैं. जबकि जिन रिफ्लेक्सोलॉजी में क्या करते हैं कि आपके पॉइंट पूछते नहीं है और बता देते हैं कि ये तकलीफ है. ये दोनों में डिफरेंस है, ऐसा नहीं, है. एक्यूप्रेशर में भी नहीं बताया, वो कहाँ प्रेशर ज्यादा है उसके हिसाब से डायग्नोस करते हैं. हाँ, बराबर है ना, उसी हिसाब से डायग्नोसिस होता है. लेकिन एक्यूप्रेशर में क्या होता है, जैसे डायग्नोसिस, अब जैसे मैं आप कोई चिकित्सक के पास जाएंगे ना एक्यूप्रेशर वाले का, वो भी आपको पूछता है क्या तकलीफ है. तो आपने बोला मुझे सिर में दर्द, तो सिर दर्द के पॉइंट दबाएगा और बोलेगा दर्द मिल गया और पॉइंट मिल गए, ठीक है ना. अगर किसी व्यक्ति को समझो एडी में दर्द है ना, तो एडी के पॉइंट दबाएगा, लेकिन उसका इलाज नहीं होता है. क्यों नहीं होता है कि एडी में जो दर्द होता है ना, पैराथायरॉइड ग्रंथि के कारण होता है, जो कैल्शियम को कंट्रोल करती है, और वो कैल्शियम को कंट्रोल नहीं करेगी तो उसका इलाज नहीं हो पाएगा. तो इस प्रकार से उसका डायग्नोसिस नहीं होता तो इसका इलाज नहीं हो पाता बराबर, ऐसा है.
तो वो क्या करते हैं, बाकी सब जितनी भी थेरेपी ना, एक्यूप्रेशर के समांतर जितनी भी थेरेपीज है उसमें पॉइंट के हिसाब से काम करते हैं। आपने बोला मुझे सिर दर्द है, ये पॉइंट दबा दो, आप बोले घुटने का दर्द है, ये पॉइंट दबाओ, किसी को कमर में दर्द है, ये पॉइंट दबाओ। लेकिन जिन रिफ्लेक्सोलॉजी में ऐसा कहीं भी नहीं होता है। अगर आपको घुटने में भी दर्द है ना, तो घुटने के पॉइंट दबाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आपके घुटने में दर्द कैल्शियम के कारण भी होता है, तो पैराथायरॉइड ग्रंथि के पॉइंट दबाना पड़ेगा। कभी कभी कमर के जो मनके में तकलीफ होती है तो भी घुटने में दर्द होता है, तो उसके लिए कमर के पॉइंट दबाना पड़ेगा। तो वो रूट कॉज पे जाके काम करते हैं बस। चलो नरेश भाई, हाँ जी। स्टार्ट योर वीडियो प्लीज इमीडिएटली। हम बहुत आभारी है अनिल जी आपके, और बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपका भी इसमें बहुत बहुत अभी धन्यवाद है। हमें हाँ हमारा एक दरवाजा आपने ये रेफ्लेक्सोलॉजी का खोला है। अब ज्यादा जी उसका कुछ अध्ययन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जी, कभी आप आओ तो हम पूरे ग्रुप के साथ आपके साथ बात करेंगे और ज्यादा जरूर, समझने की कोशिश करेंगे। खूब खूब आभार, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सर।